हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। आज हमारी लक्ष्यवर्धिका सीरीज की 4th क्लास है। पीछे की 3 क्लास में हमने 2017 के क्वेश्चन पेपर करे थे और आज की क्लास में हम 2020 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। आप सब लोगों की डिमांड थी कि मैडम 2017 के क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत आसान है, तो 2020 के करवाइए। तो आप लोगों की डिमांड पे हम आज से 2020 के पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 27 नवंबर की जो 3rd शिफ्ट थी उसका पेपर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। लक्ष्यवर्धिका सीरीज की 4th क्लास 27 नवंबर 2020 का जो शिफ्ट 3 का पेपर था वो पेपर हम इस क्लास में करेंगे, जिसमें हम मैथ के 15 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 15 मार्क्स के आते थे। 2017 के पेपर थे उसके मुकाबले इस पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा है। सब अपने पेन पेपर साथ में लेके बैठें और अच्छे साथ साथ मेरे से पहले अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर की गति से और दूसरा भाग 240 किलोमीटर की गति से तय किया और अपने गंतव्य की कुल दूरी, यहाँ पे हमें कुल दूरी दे दी और कितने समय में 20 घंटे में तय की। तो यहाँ पे देखो, एक चाल दे दी 160 किलोमीटर, दूसरी चाल दे दी 240 किलोमीटर, कुल दूरी दे दी और कुल समय दे दिया। तो औसत चाल यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम सबसे पहले औसत चाल निकालते हैं। तो यहाँ से औसत चाल निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 38 40 बटा 20। 0 से कट जाएगा हमारा 0, 2 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 192 पे। तो यहाँ पे देखो 192 आ गई हमारी औसत चाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चाल थी 160 किलोमीटर पर आवर, दूसरी चाल थी 240 किलोमीटर पर आवर, दोनों को मिला के चाल होगी 192 किलोमीटर पर आवर। तो एलिगेशन मेथड लग जाएगा हमारा। तो एलिगेशन मेथड से करेंगे तो 160 240 और दोनों को मिला के चाल 192। यहाँ से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32 और इन दोनों का अंतर लेंगे तो 48। देखो यहाँ से 16 तिया 48, 16 दूनी 32। तो हमारे जो दोनों का समय का अनुपात आ गया वो आ गया 3:2 और कुल समय हमें दे रखा है 20 घंटे। तो 20 घंटे हमारे अनुपात में कितने बराबर हैं, 5 के बराबर। और हमें कौन सा समय निकालना है, दूसरे भाग की दूरी में कितना समय लगा। तो दूसरे भाग का हमारा समय आया है 2 अनुपात में, तो 2 से गुणा कर देंगे, 5 चौके 20। तो हमारा कुल समय कितना आ गया, 8 घंटे, जो हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। इस प्रक्रम से 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूट दी गई, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, या तो इसका समतुल्य बट्टा निकाल लें या फिर सीधा 5000 का करके जैसे हम अपना करते हैं वैसे कर लें। किसी भी तरीके से कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बेसिक तरीके से करते हैं तो कैसे करते हैं, 5000 पहला बट्टा दिया 15% का, तो वैल्यू रह कितनी गई, 85%, गुणा दूसरा बट्टा दिया 10% का, तो वैल्यू रह गई 90%, तो 90/100। तीसरा बट्टा 18% का, तो वैल्यू कितनी रह गई, 82%। सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 0 से कट गई 0, ये 0 से कट गई हमारी ये वाली 0, 5 से काटेंगे तो कट जाएगा 20 पे, एक बार और 5 से कट जाएगा, यहाँ से 17 पंजे 85, 4 पंजे 20। अब देखो 2 से कटेगा ये वाला 41 पे, तो लास्ट में हमारी क्या वैल्यू बची है, 17 गुणा 9 गुणा 41/2, जिसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 4950 रुपये है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक आयताकार भूखंड दिया है। तो आयत हमारी क्या होती है, ये हमारी आयत होती है ना। और यहाँ पे क्या दे दिया कि जो लंबाई है ये वाली हमारी होती है लंबाई, चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चौड़ाई को ही मान लेते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तो अब हमारी इससे लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई कितनी है, 15 मीटर अधिक है, तो लंबाई आ जाएगी x +
15 मीटर। अब यहाँ देखो क्या बोला है, भूखंड के चारों ओर, यहाँ पे क्या बोला है, चारों ओर बाड़ लगानी है। ठीक है, अगर जैसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, अगर ये बोल देता कि पूरे ग्राउंड में घास लगानी है, फिर हम क्या करते हैं, पूरे ग्राउंड में घास लगानी होती तो निकालते इसका क्षेत्रफल। लेकिन क्या है, इसने सिर्फ चार दीवारी पे बोला है, चारों ओर क्या करना है, बाड़ लगानी है। तो अब क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे, क्योंकि चारों ओर बोल दिया। तो हमारा आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास ये वाली, चौड़ाई ये, तो x प्लस 15 प्लस x है ना, ये हमारी आ जाएगा परिमाप। और इस पे प्रति मीटर खर्चा कितना आ रहा है, 16.5 रुपए। देखो ये भी हमारा कुल खर्च आ गया है ना, क्योंकि परिमाप था प्रति मीटर में, और ये आ गया प्रति मीटर खर्चा। और हमें ये वाले रुपए कितने दिए हैं, ये भी हमारा कुल खर्चा है। तो दोनों ही कुल खर्च हैं, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से देखो 2 बाहर रह जाएगा, 2x प्लस 15 गुणा 16.5 है ना, वो कितने रुपए के बराबर दे दिया, 4,950 रुपए के बराबर। तो कंपेयर कर लेंगे दोनों को, देंगे 10, 5 से काटेंगे 2 पे, 5 से काटा 5 दिया 15, 5 दिया 15। ठीक है, 11 से काटेंगे 3 पे कट जाएगा, ये काटेंगे 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 0। ठीक है, 3 से फिर से कट जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 150 पे। 2 इधर आके 2 से यह हमारा कट गया 2। अब देखो 2x प्लस 15 बराबर है कितना, हमारा 150। 2x बराबर है कितना आ जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा तो 135। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, 67.5। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, सीधा हमारा आंसर 67.5 आया और फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा है 67.5, तो सीधा ये टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या पूछा है हमसे, भूखंड की लंबाई, और लंबाई हमारी क्या है, x प्लस 15 मीटर। तो x प्लस 15 मीटर करेंगे, x की वैल्यू आ गई 67.5 प्लस 15, तो हमारा आंसर 67.5 ना आके क्या आएगा, 82.5। ठीक है, ये गलती नहीं करनी कि पूरा क्वेश्चन निकाल लिया लेकिन लास्ट में आंसर गलत कर दिया। आंसर हमारा अगर चौड़ाई पूछते तो आता 67.5, लेकिन यहाँ पे हमसे लंबाई पूछी है तो लंबाई आ जाएगी 82.5। ठीक है, सबको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, इसको हम कल की क्लास में दोबारा कर लेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे 2D 3D से अक्सर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में एसएससी के। क्वेश्चन नंबर 4, एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल की पूरी टंकी कितनों दिनों तक चलेगी। यहाँ पे देखो, पहले उसका खर्च था 100% और कितने दिन चल रहा था, 30 दिन। अब उसने खर्च कितना कर दिया, 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दिया 100 पे, तो कितना हो गया अब खर्च, 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया, है ना। तो अब हमें निकालना क्या है, यही निकालना है कि कितने दिन चलेगी। तो पहले ये चल रही थी, अब कितनी, 120 के हिसाब से कितनी चलेगी, 0 से हमारा कट गया 0, 3 से कट गया 4 पे और 4 से कट जाएगा 25 पे। तो अब हमारे कुल दिन आ जाएंगे 25 दिन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो व्यक्तियों में प्रत्येक को 43,892 की धनराशि का कर्ज 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, जिसमें एक को 30% साधारण ब्याज पर और दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली, देखो जहाँ पे भी हमें ये वाली लाइन मिले कि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली, उसका मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज। आगे लिख भी रखा है इसमें, अगर लिख नहीं रखा होता तो भी ये चीज़ अंडरस्टूड होती कि जहाँ पे ये लाइन लिख दी कि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली, तो वहाँ पे हमारा चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिख दिया कि 30% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर भुगतान करना था। तो यहाँ पे देखो, एक बंदे को दे दिया है साधारण ब्याज पे और दूसरे को दिया है चक्रवर्ती ब्याज पे, और यहाँ से हम क्या पूछा है, 3 वर्ष की अवधि के पश्चात
चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में, यहाँ पे तुलना किससे करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है लास्ट में जब हम क्वेश्चन को करेंगे। प्राप्त ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा, साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, हमारी दर कितनी है 30%, दोनों इधर 30% है तो सीधा कर लेंगे 30/100, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे, जीरो से हमारा कट गया 0, यानी कि अगर मूलधन हमारा 10 है तो ब्याज हमें कितना मिलेगा 3, तो शुरू में वैल्यू 10 थी, कितनी हो गई 13। पहले हम क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकाल लेते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज तो हमें पता है कि 30% एक साल में, तो 3 साल में 90% है ना, सीधा गुणा होता है वो। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल उसका हिसाब होता है, तो वो उसमें चक्रवृद्धि उसमें बढ़ता है, तो उसको पहले चक्रवृद्धि के लिए हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज का ही निकाल लेते हैं कि हमारा लास्ट में कितना ब्याज बनेगा। तो यहाँ पे देखो 10 से कितनी होगी राशि 13, ये निकलेगा हमारा मिश्र धन, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपये से हमें 13 रुपये मिले पहले साल में, फिर दूसरे साल में भी यही हो जाएगा, जितने साल दिए हैं उतनी बार लिख लेंगे, 10 से 13, 10 से 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1000 रुपये थे, अब कितने हो गए, 13 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है हमारा 2197, ठीक है। क्यूब आपको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एग्जाम में आप कैलकुलेशन करने को बैठो कि 13 का क्यूब क्या होता है। 1 से 15 तक के क्यूब आपको जरूर याद होने चाहिए, बल्कि 20 तक के याद कर लो, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर 17 का भी क्यूब आ जाए तो आप इजीली कर सको। यहाँ पे 17 का भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30% की बजाय मान लो 70% होता तो फिर हमें हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाती कि हमें गुणा करके देखना पड़ता। तो आपको 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए हर एक बच्चे को जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो 13 का क्यूब हमारा हो गया 2197, तो यहाँ से हमें ब्याज कितना मिला, 1000 रुपये था हमारा मूलधन, अब हमारा मिश्र धन हो गया 2197, तो यहाँ से ब्याज मिला हमें 1197, ठीक है, अनुपात में, रुपया नहीं लिखते सिर्फ अनुपात में रखते हैं वैल्यू। अब देखो मूलधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी मूलधन सेम है और साधारण ब्याज के लिए भी मूलधन सेम है। तो यहाँ पे देखो अगर 1000 रुपये, अब हमें ब्याज देखो साधारण ब्याज में तो 30% एक साल के लिए, तो 3 साल के लिए 90%, तो मिश्र धन निकाल लेंगे इसका भी, या फिर सिर्फ ब्याज निकाल लेते क्योंकि हमने यहाँ पे ब्याज निकाल लिया, बटा 100, 2 जीरो से हमारे कट गए 2 जीरो, तो यहाँ से ब्याज हमारा क्या आ गया 900, और यहाँ से ब्याज कितना आया 1197। तो यहाँ पे देखो ब्याज का अंतर कितना आ गया, साधारण ब्याज तो मिल रहा है 900 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 1197, तो 297 रुपये का अंतर आ गया। अब देखो इससे आगे क्या होना, यहाँ क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में, न तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन दिया है ना ही मूलधन दिया है, यहाँ पे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में। तो हमारा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1197, ठीक है, ये लिखेंगे इसके नीचे। तो 1197% के लिए गुणा 100, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.8%, जो हमारा लगभग में आएगा, लगभग में ही हमसे आंसर पूछा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस सवाल को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि पर 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित की जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। देखो सेम जो क्वेश्चन नंबर 5 था, सेम वैसा ही क्वेश्चन दे दिया। वहां पे क्या था कि दर हमारी 30% थी, यहाँ पे दर है हमारी 5%। आगे क्या दिया, भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपये अधिक देने पड़े। तो यहाँ पे भी सेम हमारा वही दे दिया कि ए ने बी से ज़्यादा पैसे दिए, सॉरी ए की तुलना में बी ने ज़्यादा पैसे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। तो सेम जैसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा इजी क्वेश्चन है। हर एक पेपर में आपको ये चीज़ नोटिस जरूर करना कि 4 से 5 क्वेश्चन हमारे आसान होते हैं, जो हर एक बच्चे को आ जाएंगे। जो नॉर्मल तैयारी कर रहा है उसके भी सही होंगे। जो कंपटीशन बनता है वो हमारे सिर्फ इन जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना, 5 क्वेश्चन के अलावा जो 10 क्वेश्चन बच गए उसमें होता है।
उस 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, उसमें आपका सिलेक्शन या ना सिलेक्शन होना उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैथ में आपको 15 में से 15 नंबर जरूर लेने हैं। मैथ में और रीजनिंग में 2 ही सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जिसमें हम अपना 100% स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ को बिल्कुल अच्छे से करना है, एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना, चाहे वह 2D से है, 3D से है, अर्थमेटिक का है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का योग 26, अंतर 14। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने, सबसे पहले तो संख्याएं निकालते हैं, बाद में देखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। दो संख्याओं का योग दे दिया 26, x प्लस वाई क्या दे दिया 26, x माइनस वाई क्या दे दिया 14। पहले क्या बोलते हैं, बड़ी संख्या निकालनी होती है तो दोनों को जोड़ देंगे बटा 2, तो 26 प्लस 14 बटा 2। तो बड़ी संख्या तो आ गई हमारी यहाँ से 20, छोटी संख्या क्या आ जाएगी 26 माइनस 14 बटा 2, जो हमारी आ जाएगी 12 बटा 2 6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी संख्या आ गई 20, छोटी संख्या आ गई 6। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे, तो बड़ी संख्या है 20, तो 20 का 3 गुणा यानी 20 गुणा 3 को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो छोटी संख्या से भाग देंगे तो 6 से भाग देंगे, 2 पे कट जाएगा, 2 से आ जाएगा 10, क्योंकि भागफल ही हमसे आगे पूछा है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, भागफल, कि भागफल क्या होगा तो 10 होगा। अगर यहाँ पे हमसे पूछ लेते शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल देखो यहाँ पे पूरा पूरा कट रहा है, तो शेषफल हमारा क्या बचेगा 0। तो चाहे जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है। यहाँ पे हमसे भागफल पूछा है, भागफल पूछा है तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वही लिख देंगे। अगर शेषफल पूछा होता है तो पूरा पूरा कट रहा है तो हमारा शेषफल आता 0। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं एग्जाम में जिससे हमारा 1 नंबर कट जाता है। क्वेश्चन हमें पूरा आता है, कैलकुलेशन भी पूरी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते कि पूछा क्या है, पूछा क्या है, ये चीज़ जरूर देखनी है। तो यहाँ पे देखें कि हमारा भागफल पूछा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर वह काम छोड़ देता है। तो यहाँ पे देखो ए का कितने दिन का काम पेंडिंग है, 15 दिन का, और सेम काम को, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, शेष काम को बी 5 दिन में पूरा कर देता है। तो देखो ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और बी ने कितने दिन में कर दिया, 5 दिन में। तो सबसे पहले तो कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम 15, इसकी कार्य क्षमता 1, इसकी कार्य क्षमता 3। अब देखो क्या बोला है कि बी अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो पूरा काम निकालेंगे तो देखो ए 45 दिन में काम पूरा करता, और 1 की कार्य क्षमता से, और बी की कार्य क्षमता है 3, तो यहाँ पे कितने दिन आ जाएंगे, 15 दिन। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। या इसको एक तरीके से और कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 30 दिन तक काम किया यानी कि 2/3 काम कर दिया। अब काम पेंडिंग कितना है, 1/3, तो ये देखो 1/3 काम किया 15 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में कर लेगा, 15 गुणा 3, सॉरी यहाँ पे 1/3 काम किया 5 दिन में, 5 दिन में किया है ना, और 3 काम कर लेगा 5 गुणा 3 15 दिन में। ठीक है, इस तरीके से भी कर लेंगे, जो तरीका आपको सही लगे उससे कर लो, जो आपको याद रहे, पेपर में बैठते ही आपको कंफ्यूजन ना हो उस चीज़ को लेके कि हाँ क्वेश्चन कैसे होगा, वो सेम तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार 1000 kg चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% लाभ पर और शेष भाग 20% हानि पर बेच देता है। पूरे लेन देन में उसको 11% की हानि हुई। चावल की मात्रा बताए जो हानि पर बेची गई। यहाँ पे देखो सेम हमने जो अपनी लाभ हानि की क्लास करी उसमें हमने सेम क्वेश्चन करे हैं। यहाँ पे क्या दे दिया, एक हिस्सा बेचा 10% लाभ पे, तो एक हिस्से की कीमत क्या थी, विक्रय मूल्य 110%, और दूसरा हिस्सा बेचा 20% की हानि पे, तो दूसरे हिस्से का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80%, है ना। और यहाँ पे देखो टोटल पे क्या हुआ है, 11% की हानि, टोटल पे 11% की हानि हुई है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 89%, है ना। तो वही सेम हमारा एलिगेशन मेथड लग जाएगा। तो 9 यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21, 3 से काटेंगे 3 पे, 3 से काटेंगे 7 पे, तो दोनों का अनुपात कितना आ गया, 3:7। अब देखो हमसे क्या पूछा है, चावल की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई, तो हानि वाली वस्तु तो ये है, तो हानि का अनुपात कितना है, 7, कुल अनुपात 10, कुल मात्रा कितनी, 1000 kg, तो 1000
बटा 10 गुणा 7, है ना, कितना आ जाएगा 700 kg। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो जब भिन्नों का कंपैरिजन होता है तो मैंने क्या बताया, ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो हमने 2017 के पेपर करे उनमें भी था। उसमें क्या किया था, जब भी हमें भिन्नों का कंपैरिजन करना हो तो यहाँ पे देखो जैसे 11/12 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर एक 0 लगा लेंगे। तो ये कितने पे चले जाएगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 12×8 = 96। तो ये चला गया 8 पे। एक एक संख्या तक लेते जाएंगे, अगर सेम कोई संख्या आई तो उसको और आगे भाग करेंगे, तो ये चला जाएगा 8 पे। तो सेम जैसे 130/14, तो ऐसे कंपेयर करके देख लेंगे, जो संख्या हमारी सबसे छोटी आएगी ये वाली संख्या, वही हमारी छोटी भिन्न होगी। ठीक है, जैसे मान लो सेम यहाँ पे भी मान लो 8 आ जाता, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। अब कैसे देखेंगे, तो अब क्या करेंगे, एक संख्या तक आगे और ले जाएंगे। तो यहाँ पे 10 के आगे और ले जाएंगे, तो 10 के आगे मान लो यहाँ पे आ जाता 3 और यहाँ पे आएगा 2। तो जो छोटी होगी वही हमारी भिन्न भी छोटी होगी। जैसे ये 8.2 8.3 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या छोटी हो जाएगी। तो ऐसे कंपेयर करके देखते हैं जब भी हमारा भिन्नों से क्वेश्चन आता है। भिन्नों से क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछ लेते हैं, क्योंकि भिन्नों में क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती है बच्चों को, कई बार कंपेयर करके देखने लग जाते हैं। लेकिन कंपेयर करना हमें इस तरीके से है, ऊपर 0 लगा लेंगे, जो हमारा भागफल, जो बड़ा भागफल आएगा बड़ी संख्या है, छोटा भागफल आएगा छोटी संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप खुद करके देखो, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11, एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और बी का क्रय मूल्य क्रमशः 15 रुपये 100 ग्राम और 18 रुपये 100 ग्राम की दर से खरीदी। उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। वो मिश्रण ही हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में, देखो लास्ट में वही अनुपात हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो क्या दे दिया, बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम, देखो 100 ग्राम ही यहाँ पे खरीदा था, 100 ही यहाँ पे खरीदा था और 100 ही यहाँ पे बेचा है। तो हमारी मात्रा है सेम। अगर यहाँ पे हमारी मात्रा सेम नहीं होती तो हम क्या करते, सबसे पहले मात्रा सेम करते। मान लो यहाँ पे 50 ग्राम खरीदी होती, तो यहाँ पे निकालते कि 100 ग्राम कितने में खरीदी है। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन, उनको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है लेकिन उनका तरीका नहीं पता कि कैसे उसको कंपेयर करना है। कंपेयर का पता चल गया कि यहाँ एलिगेशन मेथड से करेंगे, लेकिन एलिगेशन मेथड से करने के लिए आपके पास डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए कि जो बेसिक फंडामेंट्स हैं हमारे उसके एलिगेशन के, वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे मात्रा जरूर बराबर कर लेंगे। यहाँ पे 100 ग्राम खरीदी है एक वाली मात्रा, दूसरी भी 100 ग्राम है, तो हमारा यहाँ पे बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बराबर दे रखी है। तो यहाँ पे देखो 15 में ए और बी लिख लेते हैं पहले, ए बी। ये खरीदी है 15 रुपये के हिसाब से, दूसरी खरीदी है 18 रुपये के हिसाब से। अब देखो मिला के बेचा किस हिसाब से है, 20 रुपये प्रति 100 ग्राम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 20% का लाभ भी हुआ है। यहाँ पे ये हमारा क्रय मूल्य, तो हम दोनों को मिलाने के बाद पहले निकालेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, सीधा ऐसे नहीं कि 15 की चाय थी 18 की थी और 20 में बेच दिया, ऐसे कभी भी हमारा अनुपात आएगा ही नहीं। हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे उतनी ही वस्तु का कि दोनों को मिला के हमारा क्रय मूल्य क्या बना है। तो ये जो 20 रुपये हैं ये तो हमारे 20% लाभ के बदले हैं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तो 20/120 गुणा 100, तब हमारा आंसर सही बनेगा, तब हम एलिगेशन मेथड लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 0 से हमारा कट, अब यहाँ से देखो हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 20 से 1 कम 20, 20 छिक्के 120, तो 100/6 यानी कि कितना आ गया, 50/3। अब देखो 50/3 हमारा आ गया दोनों मिक्सचर का क्रय मूल्य। अब देखो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, 3 से यहाँ गुणा कर देंगे और 3 से ही यहाँ गुणा कर देंगे ताकि नीचे 3 ना रहे। ठीक है, 3 से हमारा कट गया 3, ये आ गया 45 और ये क्या आ गया 18 तिया 56, सॉरी 54, 18 तिया 54। अब देखो 45-50 का अंतर 5, 54 और 50 का अंतर 4, तो अब यहाँ से आ गया हमारा अनुपात 4:5।
और यहाँ से देखो हमारा अनुपात ही हमसे पूछा था कि किस अनुपात में मिलाई गई, तो 4:5 में मिलाई गई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो इस क्वेश्चन में मेरा मोटिव था बताने का, वो सिर्फ इतना सा था कि बच्चे यहाँ पे सिर्फ ये गलती करते कि 20 को सीधा बीच में रख लेते। ये नहीं गलती करनी, हमारा क्रय मूल्य निकाल के फिर रखेंगे तो हमारा अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये आ गया हमारा 3D से क्वेश्चन, घनाभ से। एक घनाभ खुली टंकी बाहर से, घनाभ आकार खुली हुई टंकी है, यानी कि ऊपर से ढकी हुई नहीं है, नीचे फर्श है, 4 दीवारी है। ठीक है, ये हमारा टंकी की शेप हो गई। दिमाग में चीज पता है क्या होता है, घनाभ आकार देख लिया बच्चों ने और वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दिया। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। घनाभ एक मान लो कमरे की फॉर्म में, पानी की टंकी सबके घर में है, सबको पता है कि पानी की टंकी की शेप कैसी होती है, घनाभ के हिसाब से होती है। 2D में हमारी आयत होती है, टंकी हमेशा घनाभ यानी कि 3D में होती है। ठीक है, तो उसको घनाभ बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दे दिया, 1.6 मीटर लंबी, 1.3 मीटर चौड़ी और 53 सेंटीमीटर। इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, 53 सेंटीमीटर ऊंची। इसकी क्षमता 900 लीटर है और इसकी दीवारें क्या है, 5 सेंटीमीटर मोटी हैं। यहाँ पे देखो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि क्या दिया है। यहाँ पे देखो टंकी है कोई, ये वाली टंकी है हमारी। ठीक है, ये वाली टंकी मैंने इस शेप में बनाई है, पूरा घनाभ आकार में नहीं बनाई, लेकिन समझाने के लिए। यहाँ पे देखो ये दीवारें हैं इसकी मोटी, दीवारें मोटी हैं, कितनी मोटी हैं, 5 सेंटीमीटर दे दिया। लेकिन लंबाई और चौड़ाई तो यहाँ से यहाँ तक होगी, जितना एरिया इसने, जितना स्पेस इसने घेरा है वो तो पूरा दिया है लंबाई में, ऊंचाई में भी दिया है ना। तो यहाँ पे जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उसमें से देखो 5 सेंटीमीटर इस साइड का और 5 सेंटीमीटर इस साइड का, यानी कि सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर हमारा घट जाएगा। जो कम जब हम टंकी का आयतन निकालेंगे, उसकी क्षमता निकालेंगे, तो उसमें 10 सेंटीमीटर तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि वो वाला एरिया तो हमारी दीवारों ने घेर लिया। जो एरिया दीवारों ने घेरा है उसमें पानी आएगा नहीं, तो जो हमारी क्षमता होगी वो 10 सेंटीमीटर घटा के होएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार क्या करते हैं, 1.6 मीटर है, सीधा हमें तो आयतन निकालना है, तो 1.6 लिखा, 1.3 लिखा, 53 सेंटीमीटर लिखा और सीधा सीधा उसको गुणा किया, हमारा तो आयतन आ गया। ऐसे नहीं करना। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में देखो अलग से दिया है अगले ने कि 5 सेंटीमीटर मोटी है, ये वाली लाइन अगर नहीं देते तो सीधा सीधा उसकी गुणा कर देते, हमारा आयतन आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि दीवार उसकी मोटी है 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से देखो 1.6 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे दीवार की मोटाई है वो घटेगी इसमें से। 10 सेंटीमीटर घटा दिया तो कितनी आ गई, 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो 150 सेंटीमीटर तो आ गई इसकी लंबाई, लिख लेंगे साथ साथ। ठीक है, लंबाई, तो लंबाई यहाँ से क्या बच गई हमारी फाइनल, 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो चौड़ाई, चौड़ाई में से भी घटेगी क्योंकि दीवारों तो चौड़ाई में भी है ना, वही सेम दीवार इस साइड भी है, जैसे ये वाली सामने से दिख रही है, इसके आमने सामने भी तो होगी, दीवार तो 4 दीवारी है पूरी, तो यहाँ से इसमें से भी घट जाएगी। तो यहाँ पे देखो 1.3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेगी तो 130 सेंटीमीटर, माइनस 10 करेंगे तो 120। यहाँ पे ये गलती भी नहीं करने की, सीधा सिर्फ 5 घटा दिया, दोनों साइड से दीवार है तो दोनों साइड से घटेगी तो डबल घटेगी। ठीक है, 5 की बजाय 10 घटेगी। ठीक है, तो हमने 10 घटाए यहाँ से, तो हमारी चौड़ाई आ गई 120 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखो मोटाई, क्योंकि नीचे फर्श भी है, ऊपर ढक्कन नहीं दिया लेकिन नीचे का फर्श तो है, और फर्श की मोटाई ही हमसे पूछी है क्वेश्चन में। देखो फर्श दे दिया, ऊंचाई दे दी 53 सेंटीमीटर में ही, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में दी है। इसमें से जो फर्श की मोटाई है वो घट जाएगी, वो हम मान लेते हैं x। अब क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो क्षमता होती है टंकी की वो होता है आयतन। तो घनाभ का आयतन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो घनाभ का आयतन देखो L गुणा B गुणा H हमारा होता है घनाभ का आयतन, और यही होती है टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता पूछ ली, आयतन पूछ लिया, वो हमारा होता है घनाभ का जो आयतन होता है वही सेम होता है। तो L गुणा B गुणा H, तो यहाँ से देखो L क्या है 150 सेंटीमीटर, B क्या है 120 सेंटीमीटर,
और h क्या है 53 माइनस x, ठीक है 53 माइनस x, जो कि हमारा क्या दे दिया 900 लीटर। लेकिन यहाँ पे देखो ये दिया है लीटर में, और हमारा जो ये दूरियां दे रखी हैं ये दे रखी हैं सेंटीमीटर में। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सीधा इसको कंपेयर नहीं करना। यहाँ पे देखो जो ये वाली डाटा दी है ये तो दिया है सेंटीमीटर में और ये दिया है लीटर में, तो जब भी सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करना हो तो उसको हमेशा 1000 से भाग देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये वाली गलती नहीं करनी। ये हमारा इस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पे 4-5 चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। पहला तो वही कि मोटाई घटाई है, हमने ये वाली करी है पहली, क्योंकि घनाभ का आयतन मोस्टली बच्चों को पता होगा कि L गुणा B गुणा H होता है, लेकिन उसे क्वेश्चन में कैसे ऑपरेट करना है वो हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि हमारा जो जनरल हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें हमारा जो घनाभ का आयतन है वो कैसे यूज होता है वो देख रहे हैं हम इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये चीज़ देख ली हमने। अब लीटर में समता दी है और सेंटीमीटर में हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो सेंटीमीटर को लीटर में कैसे चेंज करना है 1000 से भाग करके, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से हमारा कट गया 0, 2 0 कट जाएंगे और 1 0 इधर लग जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ से हट गया। अब देखो 15 छिक्के 90, 600 आ गया, 12 पंजे 60, तो 50 आ गया। अब क्या रह गया 53 माइनस x बराबर है 50, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। ये देखो माइनस का x है तो 50 माइनस 53 करेंगे तो वही सेम हमारी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। और देखो पूछा भी हमसे यही था, इसकी तली की मोटाई बताओ यानी कि फर्श की मोटाई बताओ, तो हमारी क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो इस क्वेश्चन को खुद करके ज़रूर देखें। देखने से कभी भी मैथ समझ में नहीं आता, साथ साथ पेन कॉपी लें, कर करके देखें। एक बार गलत हो जाएगा लेकिन दोबारा करोगे तो ये क्वेश्चन सही होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर आने चाहिए क्योंकि एसएससी के हर एग्जाम में 2D और 3D से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना है और 2 से 3 बार करके देखना, चाहे भले ही आपका एक बार में आंसर आ जाओ लेकिन 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करनी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा है वर्तमान आयु, तो सबसे पहले जो हम ऑपरेशन करेंगे वो वर्तमान आयु पे करेंगे। तो यहाँ से देखो 2 वर्ष पूर्व क्या दे दी 18 साल, तो अब वर्तमान में कितनी हो जाएगी, फिर वर्तमान में कितनी है, फिर 2 जुड़ जाएगा 20 साल है ना। और सदस्य कुल कितने हैं 5, तो कुल आयु का योग निकाल लेंगे, तो कुल आयु का योग क्या हो जाएगा 100 वर्ष। तो यहाँ से देखो अब एक सदस्य और आ गया, यानी कि पहले सदस्य थे 5, अब कितने हो गए 6। अब क्या बोला है औसत आयु अभी भी वही है, यानी कि जो 2 साल पहले औसत आयु थी ना अभी भी वही है, यानी कि 18 है। तो अब औसत आयु कितनी हो गई गुणा 18, तो कुल आयु का योग निकाल लेंगे। कुल आयु का योग हमारा कितना है 108, तो यहाँ से अंतर कितना आया 8 वर्ष का, यानी कि जो नया सदस्य आया है उसकी आयु कितनी है 8 वर्ष। ये देखो औसत से भी हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं और औसत से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमारे मोस्टली आयु से या वजन से, एक सदस्य के आ जाने से, एक सदस्य के चले जाने से, ये वाली टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये वाली टाइप्स हमने सारी अपनी एवरेज की जितनी भी क्लास से करी हैं, हमारा एवरेज का टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है, हमने सारा टॉपिक करा है अपनी इसी चैनल पे। तो सबसे पहले आप अपना जो एक बेसिक होता है ना, जो बेसिक फंडामेंट्स होते हैं कि एवरेज के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं, तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वो आपकी सारी चीज़ें ज़रूर क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये वाले क्वेश्चन कर पाते हो। तो एवरेज के जो भी बेसिक्स हैं वो आपको ज़रूर आने चाहिए और वो आप बिल्कुल बेसिक से करो, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ हम ये करने हैं और यही करने लग जाए, नहीं, पूरा बेसिक से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारा आ गया परसेंटेज से सवाल। यहाँ पे देखो ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना % कम है। सबसे जो बेसिक सवाल है हमारा परसेंटेज का वो सवाल है ये,
तो इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आप भी आंसर लिखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। ए और बी दे दिए, क्या दिया है, ए की आय बी से, यानी कि सबसे पहले क्या है, बी की आय से कंपेयर किया है, तो बी की आय मान लेते हैं 100, तो ए की आय यहाँ से क्या होगी, 35% अधिक है तो 135। अब देखो अंतर तो वही है 35% का, लेकिन अब क्या पूछ लिया कि ए से कितना कम है, तो ए की आय तो 135 है, तो बटा 135 परसेंटेज के लिए गुणा 100। सोल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 20 पे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, पूरा सोल्व करेंगे तो हमारा लगभग में आंसर आ जाएगा 19%। और हमारा यहाँ पे आंसर भी देखो लगभग में ही पूछा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जहाँ पे भी आपको छोटी से छोटी, लघुत्तम, सबसे न्यूनतम ये चीज़ें दिखें तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो ये चीज़ आपके जब भी आपको दिखे कि यहाँ छोटी से छोटी पूछ लिया, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे देखो छोटी से छोटी पूछा है तो एलसीएम तो निकालना ही निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है हमें, 12, 10 और 11 का। तो सबसे पहले हम अपना काम यही करेंगे कि सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो 12, 10 और 11 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम वही सेम, 2 से हमारा कट रहा है यहाँ पे 6 पे, 5 पे और 11, इससे आगे कटेगा नहीं तो सीधा यहाँ से गुणा कर देते हैं, 2 की, 6 की और 5 और 11। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 660। देखो ये हमारा आंसर होता अगर वह छोटी से छोटी संख्या पूछी होती और जो इनसे पूरा पूरा भाग चली जाती। लेकिन आगे एक कंडीशन और दे दी, शेषफल बचा दिया। यहाँ पे शेषफल देखो 11, 9 और 10 क्रम अनुसार शेषफल बचा रहे हैं। जब भी क्रम अनुसार शेषफल हो तो एक बार संख्याओं को लिख लेंगे, 12, 10 और 11 से भाग दिया है और शेष कितने बच रहे हैं, 11, 10 और 9। तो यहाँ पे देखो 11, 9 और 10। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ नोट करो, इसमें भी अंतर 1 का, इनमें भी अंतर 1 का और इनमें भी अंतर 1 का, सब में अंतर 1 का है। तो यहाँ पे देखो जो भी हमारा ये वाला आंसर आएगा ना, उसमें से ये जितना भी अंतर है, यहाँ पे मान लो 2-2 का अंतर होता, यहाँ 10 होता, यहाँ 8 होता और यहाँ पे भी 9 होता, तो क्या होता हमारा अंतर 2 का आ जाता। जो भी हमारा यहाँ पे अंतर आता है, ये वाली जो एलसीएम आ गया हमारा, उसमें से घटा देंगे, तो 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ गया 659। तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया 659, थर्ड ऑप्शन में है। देखो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि इसको जोड़ना है या घटाना, एक चीज़ पे ऑपरेट करके देख लेंगे, हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि पेपर में हमें इतना, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हमें 1.5 घंटा मिलता है, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चन बहुत आराम से करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा। सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन को गलत नहीं करना। जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो उसके आगे क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना। क्वेश्चन को एक बार करके देख लेंगे। यहाँ पे देखो सबका शेषफल 11 बचाना है, यहाँ पे अगर सिर्फ एक शेषफल बचाना होता तो इसको एक ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे शेषफल बचाना कितना है, 11। अब देखो अगर पूरी संख्या होती, 660 हमारी संख्या होती, तो वो तो पूरा भाग चली जाती, और एक जोड़ देंगे तो शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ पे शेषफल बचाना कितना है, 11, तो 1 घटा देंगे तो हमारा शेषफल 11 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 659, जो हमारा सही आंसर होगा। 661 भी नहीं करना और 660 भी नहीं करना, यहाँ से हमारा आंसर आएगा 659। चलिए आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।